गणित का मॉडल सेट 1 का ये 14वां नंबर ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन है यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2 दिया हो तो y का मान ज्ञात करनी है। ये जो y है ना उसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपको बेसिक जानकारी लेना ज़रूरी है। जैसे 2 का पावर अगर यहाँ पे x है, यहाँ बराबर में 2 का पावर अगर 4 है तो नीचे बराबर तो ऊपर भी बराबर होगा। मैं ये बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि आधार समान तो पावर भी समान। तो ठीक बात, यहाँ पे x बराबर 4 निकल जाएगा। यही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपको पता है कि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर में 2 का पावर 3/2 दिया है, तो मैं ना एक काम करूँगा कि इस वाले को बराबर में सोच लेता हूँ, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो ये और ये बराबर होंगे। तो उस प्रकार में इसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 3/2। अब यहाँ पे नीचे समान है तो ऊपर भी समान होगा। x प्लस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा, जो कि ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार ये तीनों आपस में बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा। तो वहाँ से 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ भी नीचे समान है तो ऊपर भी समान होगा, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3/2। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा? अब तो आपको पता है x प्लस वाई बराबर 3/2 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 3/2 दिया है। तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिन्ह ऑलरेडी अलग अलग है तो समान चीज़ है तो कट जाएगा। यानी कट जाएगा तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, काटने के लिए ही चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ x जोड़ x 2x हो जाएगा और 3/2 जुट जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 3 6/2 अर्थात कट के 3 आएगा। 2x बराबर आ गया 3 अर्थात x बराबर 3/2। इस प्रकार से आपका x बराबर 3/2 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू है किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर अगर 3/2 यहाँ पे है तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3/2 प्लस y बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आपका ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 3/2 में, ये माइनस 3/2 अर्थात सेम अंक में घटा हो गया, 0 आ जाएगा। 3/2 में 3/2 घट जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ पे आएगा 0। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेंगे। ये जो गणित का मॉडल सेट 1 का ये 13वां नंबर ऑब्जेक्टिव है। ये 13वां नंबर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो। ये मूल क्या होता है सबसे पहले ये आप जानिए। मूल मतलब होता है x का मान। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाएगा। ये बच्चों आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ। ये मूल ना शब्द जो होता है ना वो होता है ये x का मान। अगर मूल ज्ञात करनी है तो मतलब x की मान ज्ञात करनी है। बच्चों ये मूल वर्ड जो है ना द्विघात समीकरण में यूज किए जाएंगे, लेकिन बहुपद में शून्यक यूज किए जाते हैं मूल के बदले। तो आपको फिर से मैं बता दूं, शून्यक मतलब भी होता है x का मान। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के, ये शून्यक का मतलब भी x का मान होता है, मूल का मतलब भी x का मान होता है। लेकिन ये शब्द यूज कहाँ किए जाएंगे? तो शून्यक यूज किए जाते हैं बहुपद चैप्टर में और मूल शब्द यूज किए जाते हैं द्विघात समीकरण में। दोनों मतलब एक ही चीज़ है। अब तो हमें समझ आ गया कि मूल मतलब x का मान। अरे बच्चों तो यहाँ यदि x बराबर 1 दिया है, यानी ये जो मूल दिया है अर्थात x का वैल्यू इन दोनों समीकरण का दे दिया है, क्योंकि इन दोनों समीकरण का मूल है क्या ये, अर्थात ये होगा कि x बराबर जो 1 है ना इस दोनों समीकरण के x का ही मान दिया है। तो हो गया ना काम, यानी x का मान जो है दोनों समीकरण में पुट कर देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 देगा ही मान। क्योंकि अगर ये x का मान अगर इस समीकरण का है तो वापस x का मान इसमें पुट करेंगे तो बराबर मान 0 देनी चाहिए। तो x बराबर 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस a बराबर 0। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस a बराबर 0, यानी 1 1 2 होगा, 2 प्लस a बराबर 0 अर्थात कह सकते हैं कि a बराबर -2 आ गया। यहाँ से a बराबर -2 आया। अब तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 जो है ना ये दूसरे समीकरण का भी है, यानी bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर में 0 अर्थात यहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे b और 1 का स्क्वायर होगा प्लस
बी इंटू 1 होगा प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से बी 1 का स्क्वायर 1, बी गुना 1 बी ही होगा प्लस बी गुना 1 बी ही होगा प्लस 3 बराबर 0। बी प्लस बी कितना हो जाएगा 2b प्लस 3 बराबर 0। तो 2b बराबर हो जाएगा प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, यहाँ से b निकालिएगा -3/2 आएगा। अब तो आपको पूछा क्या जा रहा था a गुना b का मान। अब आपको पता है कि a का मान आपने -2 निकाला है, b का मान -3/2 निकाला है, 2 कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, गुना में केवल 3 बचेगा आंसर। गणित मॉडल सेट 1 का 28 नंबर ऑब्जेक्टिव है समांतर श्रेणी क्या होता है। तो पहले ये समांतर श्रेणी जो है ना 5, 8, 11 में कौन सा पद जो है 383 है। अर्थात जैसे मैं बात करूं आपको, पहला मान लीजिए 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए कि ये 10 यहाँ पे लिख देते हैं। तो थोड़ा देर के लिए आपको ये लगेगा कि ये जो 10 जो लिखा हुआ है ये किस नंबर पे है, कौन से पद में ये 10 आएगा। तो ये देखिए पहले नंबर पे 2 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 4 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 6 आ रहा है। तो आप गौर करिए कि चौथे नंबर पे क्या आने वाले हैं, 8 आने वाले हैं, और 5वें नंबर पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। अर्थात इसका डायरेक्टली आंसर आप निकाल लिए क्या, 5वें नंबर पे ये 10 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप छोटा सा समांतर श्रेणी था ना, तो 5वें नंबर पे 10 आएगा, आपने निकाल लिया। और ऐसा भी आप एग्जाम में भी करेंगे, अगर छोटा सा नंबर बहुत ही कम अगर ऑप्शन में दिख जाए तो आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन 383 तक आप ऐसे जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 5, 8, 11 डॉट 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 383 आएगा, वो कितने नंबर पे आएगा। जैसा कि आपको पहले पता है कि यहाँ पे पहले नंबर पे 5 है, दूसरे नंबर पे 8 है, तीसरे नंबर पे 11 है। तो यहाँ पे उसी प्रकार ये 383 है, वो कितने नंबर पे आने वाला है, वही नंबर वही पद पूछा है। पद मतलब नंबरिंग, नंबर होता है, संख्या होता है। तो यहाँ पे ए छोटा ए का मान 5 दिया है, ये होता क्या है, तो प्रथम पद इसी को कहते हैं। प्रथम पद यानी पहले नंबर पे है क्या लिखा, 5 लिखा है, तो ए को प्रथम पद से सूचित किया जाता है, ए बराबर 5 दे दिया। यहाँ पे डी भी आपको मालूम होनी चाहिए, डी जो होता है ना दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, यानी दूसरे संख्या में पहला संख्या घटाते जाएंगे तो हमारा डी का मान यानी सार्वआंतर इसी को कहते हैं। सार्वआंतर का आपको मालूम होनी चाहिए दूसरा नाम पदांतर भी होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 8 माइनस 5 निकल जाएगा 3, यानी डी का मान आपने 3 निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे ए एन का मान पूछा जा रहा है। ये ए एन क्या है, अंतिम पद, ये अंतिम पद। अंतिम पद का भी दूसरा नाम कह सकते हो एनवा पद। ये कैसे समझ आएगा, यहाँ पे सॉरी एनवा पद निकालना नहीं है बल्कि एनवा पद दिया हुआ है। तो ए एन का जो मान है यहाँ पे एन होता क्या है, तो अंतिमा पद, यानी अंतिमा पद यहाँ पे 383 दिया हुआ है, यानी एनवा पद यानी अंतिमा पद है ना। पहला पद 5 दिया, दूसरा पद 8 दिया, उसी प्रकार चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो एनवा पद मतलब अंतिमा पद 383 दी हुई है। अब यानी कौन सा पद, यानी एन की, यानी पद की संख्या पूछा है, पदों की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी n की वैल्यू पूछा जा रहा है। अब यहाँ ए एन बराबर सूत्र लिख लेंगे, ए एन बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये पता होनी चाहिए एनवा पद का सूत्र होता है ये। अब एनवा पद यहाँ पे 383 दी हुई है, रख लेंगे यहाँ पे। पहला पद आपने निकाल लिया 5 होता है, और n का वैल्यू तो निकालनी है ना, और डी का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है 3। अब यहाँ से करने क्या है, अब आप यहाँ पे क्या करो, पहले 5 इधर ले आओ, तो 383 में ये 5 घट जाएगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू 3 लिखेंगे। अब ये 383 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 378 बचेगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू 3। अब आप सोचिए, ये गुना मत करिए, 3 यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, यानी n माइनस 1 यहाँ पे n माइनस 1 बराबर होगा 378/3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से कट करिए तो यहाँ से 126 बार में कट जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 126, अर्थात ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 126 में 1 जुट जाएगा, n का मान हो जाएगा 127, यानी 127वां नंबर में ये जो है ना 383 आ जाएगा। यानी n की वैल्यू यानी पदों की संख्या कौन से पद में, तो यानी 127वां पद में ये 383 आपको मिल जाएगा। अब जो अगला ऑब्जेक्टिव है 22 नंबर ऑब्जेक्टिव है, जो मॉडल सेट 1 का ही है, बहुपद। ये दिया हुआ है कि शून्यकों का योग पूछा है। अब आप इजीली माइंड में आप ये जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। बच्चों ये शून्यक का योग द्विघात समीकरण का होता है। यहाँ पे त्रिघात समीकरण दी हुई है, तो त्रिघात समीकरण का शून्यक का योग होगा आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको गामा बोलते हैं, माइनस बी बटा ए होता है। अब तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पे आपको, लेकिन मालूम करनी पड़ेगी कि m³ माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 बराबर में
यहाँ जो है बच्चों, यहाँ पे फॉर्म होती है त्रिघात समीकरण का फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। तो त्रिघात समीकरण का जो फॉर्म होता है मैं वो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। अब आपको इससे ये फायदा होगा कि x³ के पीछे a होता है, x² के पीछे b होता है, x के पीछे c होता है, बाकी बच गया वो d होता है। तब यहाँ पे a का एक m³ यानी x³ के पहले यहाँ कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1, और m² यानी x² के पीछे b होता है, यानी m² के पीछे b का मान यानी -3 यहाँ b का मान हो जाएगा। तो अब आपको केवल इतना से ही मतलब था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अर्थात सूत्र में माइनस है। यहाँ पे गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, ये माइनस को भूल जाते हैं, माइनस यहाँ पे माइनस रखिए, माइनस सूत्र का है। अब b का मान कितना होता है -3, तो -3 यहाँ लिखिए, बटे a का मान होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 को 3 ही बोलेंगे, तो अर्थात शून्यकों का योग का आंसर होगा 3। तो चलिए अब जो क्वेश्चन है 58 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 58 नंबर ऑब्जेक्टिव में दिया है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, cos² गुने tan² थीटा इंटू cos² थीटा। आपको ये मालूम होनी चाहिए, अगर कुछ नहीं समझ आए तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करिए, तोड़िए। जैसे आपको पता है कि cos² थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म यानी आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए, cos का उल्टा होता है sin थीटा। उसके बाद tan बराबर सूत्र आपको मालूम करना पड़ेगा, sin थीटा बटे होता है cos थीटा। उसके बाद cos थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आप cos यानी आपको मालूम होनी चाहिए sin cos सिंपल फॉर्म होती है। फिर से सुनिए, कोई भी त्रिकोणमिति को सिंपल करने का तरीका होता है कि उसको sin और cos में बदल दीजिए। अब ये किससे बदलेगा, ये तो ऑलरेडी cos में है तो उसको cos में ही रखे रहेंगे। यानी आपको मैं बताता हूँ बढ़िया से, cos² थीटा गुने tan² थीटा गुने cos² थीटा लिखा है। बच्चों ये तो पहले ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में चेंज है, इसको चेंज करते हैं। तो cos उल्टा sin होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, इंटू tan² यानी tan का फॉर्मूला sin बाय cos होता है, तो स्क्वायर लगा देंगे, sin² थीटा बटे cos² थीटा, और यहाँ पे गुना हो रखा है cos² थीटा। अब आपको पता चल गया cos² कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना बच गया, 1 बच गया। ओवरऑल आपको ये सीखना है कि sin cos में तोड़ देना है, आपको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। गणित का मॉडल सेट 1 का 61 नंबर ऑब्जेक्टिव है। ये 61 नंबर ऑब्जेक्टिव में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ... 9 पदों तक का योग पूछा है। ये प्रश्न आपको समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे आसान वाला समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है ... 5 पदों तक का योग आपको ज्ञात करने हैं। ये आप बिना सूत्र पुट किए आप बना सकते हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6, यानी 5 तक आप जाइए। ये 3 तक गया है, उसके बाद 2 जोड़िएगा तो 8 आएगा, फिर उसके बाद 2 जोड़िएगा तो 10 आएगा, अर्थात 1 2 3 4 5 यानी 5 पदों तक आपने लिख लिया। और सबको हम जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देंगे तो आप देख लिए 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 आएगा आंसर। यानी 5 पदों तक का योग आपने ऐसे ही निकाल लिया बिना सूत्र का मदद किए। लेकिन इसमें आपको थोड़ा कठिनाई होगा, इसीलिए आप क्या करिए कि डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। वो फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग का सूत्र होता है समांतर श्रेणी में, n पदों का योग का सूत्र। अब यहाँ पे Sn यानी Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपको। यहाँ पे n की वैल्यू जो बच्चों n का मान 9 दिया है, n बराबर 9 हो जाएगा। a की वैल्यू a होता है प्रथम पद में 1/2 दी रखी है। अब यहाँ पे आपको पता है n का मान पता चल गया, a का मान, आपको d चाहिए, और d होता है दूसरा संख्या यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 1/2 दूसरा पद है, पहला पद 1/2 है, तो घटा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा 2 और यहाँ से ऊपर जाएगा 3, तो 2 - 3 -1 होगा -1/6। अब आपको सारी चीज़ें पता हो गया। अब Sn निकाल लीजिए डायरेक्ट। Sn यहाँ n की वैल्यू क्या रखनी है, 9, तो Sn की वैल्यू यहाँ पे n की जगह 9 रख लेंगे, n/2 यानी 9/2 और इंटू 2, a का मान यहाँ पे 1/2 है, प्लस n का मान 9 रखिएगा, -1 इंटू d का मान आप रखिएगा -1/6। उसके बाद यहाँ पे घेर देनी है। अभी S9 यानी 9/2 को आप 9/2 ही रखिए, फिलहाल अभी पॉइंट में मत ले जाइए। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। 9 - 1 प्लस पहले लिख दीजिए, 9 - 1 आपका 8 बटेगा और -1/6। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस गुना माइनस, वहाँ पे कुछ होगा, तो 9/2 यहाँ पे प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा तो 9/2 यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 - 8/6। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 9/2, यहाँ पे 6 में से 8 घटेगा तो -2 बचेगा, 6 बचेगा नीचे, तो 2 कट जाएगा। यहाँ पे 3 से काटेगा तो 3 × 9, यहाँ से 2 से काटेगा तो 2 ×
6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3/2। अब जो ये जो अगला सवाल है 66 नंबर ऑब्जेक्टिव है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे दिए हैं, ये त्रिभुज ABC आपको यहाँ पे बना दिया हूँ मैंने, तो ये बाबू नीनू A शीर्ष है, B शीर्ष है और ये C शीर्ष है। अगर यहाँ ABC शीर्ष दिया है और वो एक शीर्ष का मान A0 दिया है, B शीर्ष का मान 0 दिया है, C शीर्ष का मान 0 और B दे रखा है ये प्रश्न में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इसने ये पूछा है। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे आपको सूत्र ये होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फार्मूला होते हैं। बहुत बड़ी बात ये है आप लोगों के लिए कि ये सूत्र याद कैसे किया जाए, तो बहुत ही आसान है। आपका एम ये होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, तो वैसे ही यहाँ स्टार्ट किया गया है कि 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी दो चीज़ों का गुना हो रहा है, ये समझ में आया। 1/2 दो चीज़ों का गुना यानी आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो 1/2 आपने लिख दिया, यहाँ पे x1 x2 x3 यानी x टर्म बाहर है, x वाला टर्म बाहर है, आपने ये ओवरऑल सेट कर लिया दिमाग में। तो यहाँ पे अगर x1 मैं लिखा हूँ, अगर मैं यहाँ पे x1 लिखा हूँ तो y वाला अंदर में होगा, ये बात हम जान गए। तो यहाँ पे बच्चों जब x1 आप स्टार्ट करोगे 1 से, तो x1 मैंने लिख लिया है, तो अब यहाँ पे 2 और 3 आएगा, अर्थात 1 के बाद 2 3 ही बचा है, तो यानी y2 - y3 होगा। अब यहाँ पे आपको पहले से पता है कि x2 बाहर में है, अंदर का सोचना है केवल, जो यहाँ है वो ये शुरुआत हो जाती है, अर्थात y3। अब 2 3 हो चुका है तो 1 बचेगा, यानी 1 घट जाएगा। उसी तरीके से x3 जब बाहर में है तो यहाँ पे 3 यहाँ आ गया है, तो आपको पहले से पता है x1 x2 x3, केवल हमें y का सोचना है। तो यहाँ जो अंत में है वो यहाँ शुरू हो जाएगा, y1 अंत में था, यहाँ शुरू हो गया। अब ये 3 और 1 आ गया तो 2 ही बचेगा, यानी आपको समझ आया y1 - y2, और आपको y वाले को घटाकर लिखना है, ये समझनी है। तो ये सूत्र आपको किसी भी तरीके से याद करनी है। हो गया काम। यहाँ पे बच्चों बताइए, पहला पॉइंट है, पहला निर्देशांक है x1 y1 होगा, ये दूसरा निर्देशांक है तो x2 y2 होगा, ये तीसरा निर्देशांक है तो x3 y3 होगा। कोई भी बिंदु, कोई भी निर्देशांक जो बच्चों होते हैं ना, वो पहले x लिखाता है तब y लिखाता है, तो याद रह गया। ये पहला है तो x1 y1, ये दूसरा है तो x2 y2, ये तीसरा जगह पे x3 y3 आपने लिख लिया। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ गया x1 का मान क्या हो गया a और y1 का मान 0। उस प्रकार से आप पुट कर लीजिए यहाँ पे 1/2, x1 की वैल्यू यहाँ पे a है तो a रख लिया हमने, और y2 का मान देख लीजिए, y2 यहाँ है, y2 का मान 0 है, माइनस y3 कहाँ है, यहाँ y3 का मान b है। अब यहाँ पे प्लस x2 का मान यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी आप कर लीजिए, ये इसका 0 गुना हो जाएगा, तो आगे आपको लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये 0 उसमें गुना हो जाएगा तो इसको लिखेंगे नहीं। प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, देख लीजिए, तो x3 की वैल्यू 0 है, तो कोई भी चीज़ लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 0 गुना हो जाएगा तो ऑलरेडी वो 0 आ जाएंगे, अर्थात हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। बराबर में 1/2 गुना a 0 - b आएगा, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 1/2 a गुना b होगा, माइनस में क्षेत्रफल जिंदगी में नहीं आएगा, तो 1/2 ab इसका आंसर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर 1/2 ab होगा। माइनस में आ गया उससे क्या, हमें प्लस में सोचना है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु a b c, यानी a बिंदु दे रखा है 1,2, b बिंदु दे रखा है 0,0 और c a, b संरेख है। ये संरेख का मतलब क्या होता है पहले आप ये जानिए। अगर वो 3 बिंदु वो दे रखा है, तीनों बिंदु का मान जो दे रखा है, वो संरेख तभी होगा जब वो तीनों ही बिंदु एक ही सरल रेखा पे रहे, एक ही रेखा पे लाई करे, एग्जिस्ट करे, तो वो संरेख हो जाएगा। संरेख का मतलब होता है समान रेखाओं पे वो तीनों बिंदु संरेख है। समझ आया कि ये तीनों ही बिंदु एक ही रेखा पर है। अब आपको पता है अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो उससे त्रिभुज कभी बनेगा नहीं। अब त्रिभुज अगर नहीं बनेगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, तो उसका क्षेत्रफल भी 0 आएगा, क्योंकि त्रिभुज अगर नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक सरल रेखा पे, तो त्रिभुज संभव नहीं है तीनों बिंदु से, इसीलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 0। तो यहाँ से आपको पता है कि अगर हम मान लें, अगर हम पहले मान लें कि अगर ये जो तीनों बिंदु है, अगर त्रिभुज के 3 बिंदु अगर मान लेते हैं तो तीनों बिंदु से संबंधित जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल का मान 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु से क्षेत्रफल 0 आने वाला है, क्योंकि ये संरेख है। अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम रख देंगे मान, अब बराबर में 0 कर देंगे, क्योंकि वो संरेख है। अब डायरेक्टली यहाँ से 2 जो नीचे है उधर गुना हो जाएगा 0 में, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2,
ये बराबर में 0 आ जाएगा। अब ये 2 उधर जाके 0 से गुना हुआ तो 0 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, x1 y2 y3 सारी चीज़ों का मान यहाँ से पुट कर दीजिए। ये त्रिभुज आप माने हैं कि ये त्रिभुज के तीनों बिंदु दे रखा है, और त्रिभुज के तीनों बिंदु अगर दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल आपने शून्य कर रखा है। तो त्रिभुज के तीनों बिंदु का पहला बिंदु x1 y1 होगा, दूसरा बिंदु x2 y2 होगा, तीसरे जगह पे है तो x3 y3 होगा। अब यहाँ से क्या करना है, x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखा है तो 1 रखेंगे, y2 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0 0 माइनस y3 का वैल्यू यहाँ पे b है, और प्लस x2 यहाँ पे होगा आपका 0 है तो 0 लिखेंगे, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे जाके ये 0 इससे गुना हो जाएगा तो ऑलरेडी सबका मान 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। x3 का वैल्यू यहाँ पे a होगा, और y1 का वैल्यू जो यहाँ पे है, y1 कहाँ है तो y1 2 दे रखा है, और माइनस y2 का वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखा है तो 0 रख देंगे। अब बराबर में शून्य करते जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि 0 माइनस बी ही होगा, एक गुना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस 0 लिखेंगे नहीं, प्लस यहाँ पे ए और यहाँ पे 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, बराबर में 0। यहाँ से आप 2 गुना a 2 हो जाएगा, और ये माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा। और ये देख लीजिए 2a बराबर b आपको ऑप्शन है, 2a बराबर b सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।